वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्लास 9th ए को फर्स्ट चैप्टर। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा जो सेकंड पेज है उसके टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हेडिंग है उत्पादन का संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके फर्स्ट पैरा को मैं रीड कर रही हूँ। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि जब भी हमें कोई चीज प्रोडक्शन करनी है तो हमें उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम वही चीजें पढ़ेंगे कि हमें किन चीजों की, चाहे वो वस्तु हो, कोई भी थिंग हो या कोई भी सर्विस, कोई भी सेवाएं हो, किस तरह से उनका यूज होता है, किस तरह से हमें उनकी नीड पड़ती है। तो नाउ सी द सेकंड पैरा। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। इस पैरा में जो पहली आवश्यकता, अगर मैं देखूं तो ये पूरी जो वस्तुएं और सेवाएं, अगर मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूं उत्पादन का संगठन में, तो ये टोटल 4 टाइप्स की होती हैं। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपको वो मार्क करने हैं, क्योंकि वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और यही इंपॉर्टेंट पैराज हैं। और इस इंपॉर्टेंट पैरा में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जैसे भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी जो आ रहा है नीचे नेक्स्ट पैरा में, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है और यही इस क्वेश्चन की मेन हेडिंग्स भी हैं। सपोज करिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न उत्पादन के संगठन के बारे में बताइए या कौन कौन सी वस्तुएं और चीजें आवश्यक होती हैं, तो उसमें आपका आएगा भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। और भौतिक पूंजी भी 2 तरह की होती है। तो मैं पहले आपको भूमि के बारे में बता देती हूँ। भूमि, जैसे हमें पता है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्स है। इसी की तरह जैसे सपोज हमें खेती करनी है तो हमें उसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली आवश्यकता, जब भी हमें कोई उत्पादन करना है तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? भूमि की। अगर एक शॉपकीपर है, उसे अपनी दुकान खोलनी है तो उसे भी भूमि की जरूरत पड़ेगी। कोई स्कूल बनाना है, किसी की बिल्डिंग बनानी है, किसी भी चीज की, तो जाहिर है कि उसको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भूमि की। तो इसी तरह से कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन भी हैं जो हमारी पहली आवश्यकताएं होती हैं उत्पादन के संगठन में, जो है जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम। श्रम जिसे हम इंग्लिश में लेबर बोलते हैं, अर्थात जो लोग काम करेंगे। बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब तक बेशक हमारे पास कितने भी प्राकृतिक संसाधन हो, पर जब तक मनुष्य, इंसान अपना श्रम नहीं लगता, जब तक मेहनत नहीं करता, अगर किसान है, अगर भूमि है, भूमि पे अगर वो खेती नहीं करेगा तो क्या फसलें उगेंगी? क्या उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो श्रम, दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है श्रम। जो लोग काम करेंगे वही, उन्हीं को बोलते हैं श्रम, जो अपना वो लेबर लगाएंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। हमने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऐसी होती है जहाँ पे लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, जिन्हें नॉलेज हो कि किस तरह से मशीन को ऑपरेट करना है, किस तरह से उनको स्टार्ट करना है, किस तरह से उनको बंद करना है, स्टॉप करना है। बट ऐसे ही हम कुछ दूसरी क्रियाएं भी ले सकते हैं जहाँ पे शारीरिक लेबर की जरूरत होती है। जैसे अगर घर बन रहा है तो ईंटें सप्लाई करनी है, सीमेंट चढ़ाना है, तो इन सब के लिए हमें वो लोग चाहिए, वो श्रमिक चाहिए, वो लेबर चाहिए जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो हर एक श्रमिक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे शारीरिक रूप से वो काम कर रहा है, तो वो हमें दोनों की जरूरत है। वो दोनों ही एक तरह से अपना आवश्यक श्रम प्रदान कर रहे हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे थर्ड पैरा, तीसरी आवश्यकता। तो सेकंड पैरा में हमारी 2 आवश्यकताएं पूरी हो गई। फर्स्ट है भूमि और सेकंड है श्रम। नाउ हमारे पास है तीसरी आवश्यकता, जो कि उत्पादन के संगठन के लिए थर्ड पॉइंट है और थर्ड हेडिंग है, वो है भौतिक पूंजी। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? तो इसको पहले आपको बता देती हूँ कि भौतिक पूंजी 2 तरह में है, 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है। पहली है आपकी स्थायी पूंजी, सी द हाईलाइटेड वर्ड।
मैं फिर से बोल रही हूँ, आप जो ये हाईलाइटेड वर्ड है स्थायी पूंजी, उसको देखिए। और सेकंड, क्योंकि यही हमारी मेन हेडिंग्स है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको नोट्स बताऊंगी कि नोट्स कैसे लिखते हैं चैप्टर के, तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही मेंशन करना है, और एग्जाम में भी आपको इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऐसे ही मेंशन करना है और हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके। तो ये आपकी मेन हेडिंग्स है। तो भौतिक पूंजी दो तरह की होती है, एक होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है आपकी, जैसे आप सेकंड पैरा में देख सकते हैं, वो होती है कार्यशील पूंजी। सॉरी, पहली होती है स्थायी पूंजी। भौतिक पूंजी के अंतर्गत दो तरह की होती है, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि भौतिक पूंजी के अंदर जो पहली स्थायी पूंजी है उसका मतलब क्या होता है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। औजार, मशीन, भवन, जैसे यहाँ लिखा है खुद का और खा, तो इसका मतलब भौतिक पूंजी के दो पार्ट्स हैं। तो औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। तो बस मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझा देती हूँ, स्थायी पूंजी। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को हमेशा इस तरह से लर्न हो कि वो शब्दों को समझ लें, शब्दों का मतलब समझ लें, शब्दों का अर्थ समझ लें, तो उनको अपने आप ही लिख लेंगे एग्जाम में कि इसका मतलब क्या होता है। स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी का मतलब है जब एक इंसान उत्पादन का, जब वो कोई भी चीज उत्पादन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पैसा जो है, जो पूंजी है, वो सिर्फ एक बार खर्च करता है। फिर से मैं बोलती हूँ, जब कोई इंसान किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक बार पैसा खर्च करता है तो उसको बोलते हैं स्थायी पूंजी। जैसे सपोज करिए मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो जाहिर सी बात है मैं जमीन सिर्फ एक बार खरीदूंगी, मुझे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बार करूंगी। और अगर मैंने लैंड जमीन को खरीदा है तो एक बार ही पैसे दिए हैं, बार बार पैसे नहीं दिए, तो मैंने सिर्फ एक बार खर्च किया है, तो वो क्या है, आपकी स्थायी पूंजी। इसी तरह से अगर मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है तो मैंने सिर्फ एक ही बार बिल्डिंग बनाई है, वो अलग बात है, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन लगा रहता है, बट मैंने बिल्डिंग सिर्फ एक बार बनाई, एक बार पैसा लगाया, तो वो किस तरह का पैसा खर्च किया मैंने उसमें, स्थायी पूंजी। इसी तरह से मैंने एक फैक्ट्री में मशीनें लगाई, तो मशीनें बस मुझे एक बार लगानी है, तो इसका मतलब वो किस तरह का खर्चा हुआ, किस तरह का इन्वेस्टमेंट मैंने वहां किया, किस तरह का खर्चा किया मैंने, वो है मेरा स्थायी पूंजी, मैंने सिर्फ एक बार। तो बिल्कुल एकदम क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही है कि औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। सिर्फ हमें यहाँ पे जो पूंजी एक बार लगानी है और इन चीजों का यूज हम बहुत सालों तक करते रहेंगे, तो इस तरह की पूंजी को कहते हैं स्थायी पूंजी। अब देखिए दूसरा, कच्चा माल और नकद मुद्रा। जस्ट मैं एकदम से बता देती हूँ, जबकि हम आगे रीड नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट जो होता है, यहाँ पे हम सिर्फ एक बार पैसा लगाते हैं और स्थायी पूंजी में, और जो दूसरा आ रहा है आपका कार्यशील पूंजी, इसमें हम बार बार पैसा लगाते हैं। तो मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ पे दे रही हूँ, अब मैं आपको पूरा फिर से रीड करके समझा देती हूँ। सेकंड वाला, कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें बस ये आपको समझना है कि जब हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें उसमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी यहाँ पे बताया गया कि सपोज कुम्हार जो है वो मटके बना रहे, तो जाहिर सी बात है मटके बनाने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो मिट्टी क्या है यहाँ पे, कच्चा माल, और इसको इस मटके बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, तो हमेशा जो कुम्हार है वो मिट्टी को खरीदेगा। तो ऐसा होता है कभी हमें मिट्टी जो है वो कम पैसों में मिल जाती है मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट में प्राइस कभी हाई और लो होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बार बार पैसा खर्च करना पड़ेगा। कभी आपको 10 रुपए किलो मिट्टी मिल रही है, कभी आपको 20 रुपए किलो मिट्टी मिल रही है, तो इसका मतलब कच्चे माल को खरीदने के लिए बार बार आपको अलग अलग पैसा देना पड़ रहा है। तो यही आपका जो बार बार आपको अलग अलग पैसा देना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। एकदम आपको तुरंत कैश में
पैसे लेना पड़ता है। इसी तरह से जो आपके यहाँ पे जो लेबर वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी, क्या ऐसा है कि आप 2 साल पहले उनको 100 रुपए देते थे तो अब भी क्या आप उनको 100 रुपए दोगे? नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग हर चीज का रेट बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब उनकी सैलरी भी चेंज होती गई। तो हमेशा आपको अलग अलग रेट, अलग अलग पैसे उनको देने पड़ेंगे। सपोज करिए अगर बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है मेरी, तो अगर बिस्किट बनाने के लिए मुझे उसमें मिल्क चाहिए, मुझे शुगर चाहिए, उसमें मुझे आटा चाहिए होगा, तो इन सब चीजों की जो भी जरूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है गेहूं और जो चीनी है, जो दूध है, वो क्या मुझे हमेशा सस्ते दामों पे मिलेगा या एक ही दामों पे मिलेगा? ऐसा नहीं है, हमेशा मुझे उसके लिए अलग अलग पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये जो अलग अलग पैसा मुझे इन सब चीजों के लिए खरीदने के लिए करना पड़ रहा है, तो वो मेरी किस तरह के पैसा है? वो मेरा है कार्यशील पूंजी, तो उसको हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो आप ये बहुत अच्छे से इसको क्लियर करिए और बहुत अच्छे से याद रखिए। स्थायी पूंजी फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं आपको बाद में चैप्टर के बाद रिवीजन भी कराऊंगी। स्थायी पूंजी मतलब सिर्फ एक बार पैसा खर्च करते हैं, बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी में। और सेकंड जो हमारा कार्यशील पूंजी है, इसमें हमें बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है। नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरा आता है उत्पादन भूमि। इसके बाद जैसे हमने फर्स्ट पढ़ लिया भूमि, सेकंड हमने श्रम पढ़ लिया, तीसरा हमने भौतिक पूंजी पढ़ लिया जिसमें 2 पार्ट्स थे आपके। वो थे आपके 2 पार्ट्स में, एक था स्थायी पूंजी और एक था आपका कार्यशील पूंजी। अब इसके अलावा भी एक चौथी आवश्यकता भी होती है उत्पादन के संगठन में, किसी भी चीज को उत्पादन प्रोडक्शन करने के लिए। तो वो चौथी आवश्यकता है हमारी मैं मानव पूंजी। तो एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको फटाफट। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो मैं बस आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं कि जैसे हमें भूमि, श्रम और ये स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी जो है, इन सब को इन्वेस्ट करने, सबको यूज करने के लिए एक जरूरत पड़ती इंसानों की स्किल की, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बिल्कुल बुक में मेंशन किया गया है लास्ट पैरा में, कि इसके लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो नॉलेज, स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, इंडस्ट्रीज की आवश्यकता पड़ेगी, और ये पॉसिबल है मानव पूंजी से। मानव पूंजी का मतलब है जो ह्यूमन है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह, एक संसाधन के रूप में जाना जाता है। जब तक इंसान ये सब चीजों को यूज नहीं करेंगे, जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये कोई भी चीज जो है हमारे लिए होगी नहीं, हमारे लिए उत्पादन में सहयोग करने के काबिल होगी नहीं। तो मानव जो है वो भी एक तरह का ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो इन सब चीजों को वास्तव में प्रयोग करता है, वास्तव में काम करता है। उसके लेबर की वजह से, उसके स्किल की वजह से, उसके श्रम की वजह से ही हम ये सारी चीजों का उत्पादन करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट आ रहा है आपका उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि विभिन्न उत्पादन के कारक को मेंशन करिए, लिखिए, तो आपका आंसर होगा भूमि, श्रम, पूंजी, और साथ में आप लिख सकते हैं मानव पूंजी, यानी स्किल के द्वारा और लेबर के द्वारा किस तरह से हम प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये आपके विभिन्न डिफरेंट फैक्टर्स हो गए जिन्हें बोलते हैं उत्पादन के कारक। तो किसी भी चीज के उत्पादन करने के लिए आपको इन कारकों की जरूरत पड़ेगी, भूमि, श्रम और पूंजी। ठीक है, और ये वही भौतिक पूंजी जिसको 2 पार्ट में डिवाइड भी आप करेंगे, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, और उसके बाद आप मानव पूंजी भी लिख सकते हैं। पालनपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो हम बस अब इसके बाद एक एक हेडिंग को फिर से अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारे इस पैरा में उत्पादन के कारक में हमें यहाँ बताया गया कि भूमि, श्रम और पूंजी। तो पहले हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे, पालनपुर विलेज के अकॉर्डिंग किस तरह की भूमि थी, क्या लोग हर पूरी भूमि में पूरी भूमि जो थी उपजाऊ थी कि नहीं थी, किस तरह की भूमि थी, लोगों के पास जो पीसेस ऑफ लैंड थे जिनमें वो खेती करते थे, क्या वो बड़े बड़े थे या छोटे थे, किस तरह के थे, और सब लोग उस पर खेती करते थे कि नहीं करते थे, किस तरह की प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती थी कि नहीं। तो पहली इसके अंदर 4 हेडिंग्स हैं, तो हम पहली हेडिंग देख लेते हैं। पहली हेडिंग है भूमि स्थिर है। तो बस मैं आपको एक विलेज पालनपुर के हिसाब से बता रही हूँ कि वहां पे भूमि का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो लैंड
डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन था वो किस टाइप का था। तो इसको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं कि इंडिया में भी ऐसे ही बहुत सारे गाँव में और बहुत सारी जगहों पे इसी तरह से लैंड यूटिलाइज होता है। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, जो हम फर्स्ट पेज पे भी कल पढ़ चुके हैं कि पालमपुर में पालमपुर में ज्यादातर लोग वहां पे खेती करते हैं, मेन एक्टिविटी वही थी आपकी खेती वाली, और उसके अलावा और भी एक्टिविटीज थी। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। अगर टोटल 100% में देखा जाए तो 70% जो लोग हैं वो उनका जो अर्निंग सोर्स है, वो अपनी लाइवलीहुड जो जीविका है वो किस तरह से कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं खेती पर ही निर्भर है टोटली, और वो खेती से जो भी खेती से काम करते हैं, जो भी खेती में प्रोडक्शन होती है उसी पे निर्भर है, उसी से अपनी जीविका चला रहे हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, इसमें किसान भी हो सकते हैं और कृषि श्रमिक अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये लोग खेतों से ही जुड़े हुए हैं और खेतों में जो होता है उससे वो अपना पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, तो इस कठिनाई के बारे में समझते हैं कि क्या कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर, तो अब हम थर्ड पेज पे मूव कर रहे हैं, सेकंड पेज आपका कंप्लीट हो गया है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर 1960 तक देखें तो जुताई के लिए जो भूमि थी उससे पहले वो बहुत ही बंजर भूमि थी, मगर फिर धीरे धीरे उसको कन्वर्ट किया कृषि योग्य बनाने के लिए, मतलब उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को मिलाया गया, नेचुरल आप कह सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स को मिलाया गया, मैन्योर को मिलाया गया, जिससे कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ी। पर इसका नीचे ही एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता है, तो मैं इन पैरास को भी छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप प्रिपेयर करते जाइए। तो भूमि मापने की एक मानक इकाई हेक्टर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, अंडरलाइन कर लीजिए सब, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो ये लास्ट 3 लाइन आपकी एक्टिविटी बेस्ड हो जाती है क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको इस तरह से बता दूं, जैसे हम हर चीज को मापते हैं, एक यूनिट होती है मेजरमेंट की, जैसे कपड़े को मापना है तो आप सेंटीमीटर मीटर किस हिसाब से मापेंगे, रोड को मापना है आपको तो किलोमीटर मीटर में किस तरह से आप मेजरमेंट करेंगे, पानी है लीटर मिलीलीटर, तो इस तरह से हर चीज को हम केजी ना किलोग्राम ग्राम्स में मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह से जो लैंड है तो लैंड का मेजरमेंट भी होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे यहाँ भारत जैसे देश में इतना बड़ा देश है जहाँ बहुत ही अलग अलग गांव है, तो अलग अलग गाँव में अलग अलग इलाकों में एक ही चीज होती है, वो भूमि के मापने को ही, पर वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कई गांव में आपने सुना होगा हेक्टर यूज करते हैं, कहीं में बीघा, कहीं में गुंठा, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस बात वही है, बस वर्ड्स को अलग अलग यूज किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, तो वो आपकी क्या है, हेक्टर है। आप उसको अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज हेक्टर, हेक्टर क्या होता है, कभी आ सकता है बीघा क्या होता है, कभी गुंठा भी आ सकता है, तो तीनों वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ आंसर में आपको ये लिखना है कि भूमि मापने की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं हेक्टर, उसको बोलते हैं बीघा, उसको बोलते हैं गुंठा। इसके अलावा यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, मेंशन करते जाइए, वहीं पे साथ में लिखते जाइए 1 मार्क। इसके बाद भी मैं आपको एक साथ जब डिवीजन कराऊंगी तो मैं आपको एक साथ ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी। सेकंड आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग, भूमि के अंतर्गत। ये देखिए हेडिंग जो है हमारी सेकंड आ रही है, भूमि के अंतर्गत। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो हमने देखा होगा कि भारत जैसे देशों में बहुत, और पालमपुर विलेज की बात करें तो पालमपुर विलेज में बहुत सारे किसान जो हैं वो कृषि पे डिपेंडेंट है, मगर उन सबके पास खुद की जमीन नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आपको याद होगा फर्स्ट में चैप्टर में फर्स्ट पेज में मैंने आपको बताया था कि उच्च जाति के लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है और जो निम्न जाति के लोग हैं उनके पास जमीन नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है वो लेबर की तरह दूसरे किसानों की, ऊंच जाति के किसानों के खेतों में काम करते हैं। तो हमारा हमेशा यही रहता है कि हम थोड़े से ज्यादा नॉलेज ले लें, छोटी सी चीज से ज्यादा आमदनी कमा लें। तो इसी तरह से किसानों के पास अगर बेशक छोटा पीस ऑफ लैंड हो, छोटी सी भूमि का टुकड़ा हो, तो वो चाहते हैं क्या हम उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा पैदावार करके हम कमाई कर सकते हैं। तो यही इस पैरा में पूरा एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से। तो यहाँ मैं एक बार कर देती हूँ फटाफट आपको। यहाँ जिस प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं
उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ, इसको बरसात का जो मौसम होता है, अगर आपको थोड़ी सी पता हो, अगर आपने 8 क्लास तक अच्छे से पढ़ा है कि जो हमारा जो पूरा जो हम फसलें उगाते हैं, तो पूरा जो सीजन होता है क्रॉप्स का, जो जिस सीजन में हम क्रॉप्स उगाते हैं, तो वो हमारे मेनली तीन तीन टाइप के होते हैं। तो बरसात का जो मौसम होता है उसको खरीफ बोलते हैं, खरीफ सीजन। और जो इस सीजन में जो हम फसलें उगाते हैं उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप, खरीफ फसलें। तो इसमें मैं आपको रीड कर दूं। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम, जिसे हम रबी का मौसम कहते हैं और रबी फसलें उगती हैं इसमें, में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सीजन होते हैं फसल को उगाने वाले, वो मेनली 3 होते हैं, बट क्लास 9 में सिर्फ आपको 2 ही एक्सप्लेन करे हैं। और जो थर्ड वाला है वो क्लास 10 के ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं भी आपको बस इतनी दोनों के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा टॉपिक है, जो हेडिंग है कि एक एक जो भूमि का टुकड़ा है, एक भूमि से हम किस तरह से ज्यादा प्रोडक्शन पैदावार कर सकते हैं, तो ये सुविधाओं पे उपलब्ध है। अगर हम देखा जाए तो इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुटेबल है। तो पालमपुर विलेज को अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। और यहाँ की भूमि और खेती, हम हर तरह की फसल को उगा सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ सकते। अगर हमें अच्छे से अच्छे इनकम कमानी है तो हम, जाहिर सी बात है, हम भूमि को ऐसे छोड़ नहीं सकते, बेशक वो फर्टाइल हो या ना हो। अगर फर्टाइल नहीं है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको उपजाऊ बनाएं, और अगर वो उपजाऊ नहीं होती तो हम उस पर कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, कोई दुकान बना सकते हैं, कोई मकान बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ सकते, हम हर चीज को यूज करना चाहते हैं, मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं बरसात के मौसम में जो खरीफ, मैंने बताया खरीफ का मौसम होता है, खरीफ फसलें उगती हैं। तो इसमें स्पेशली किसान जो होता है वो ज्वार और बाजरा उगाता है। मतलब पूरे सीजन, अगर पूरा साल देखा तो साल में आप 2 भागों में बांट दीजिए। एक हो गया आपका बरसात का मौसम और एक हो गया आपका ठंडियों का मौसम, सर्दी का मौसम। तो साल में दो तरह की फसलें किसान उगा लेते हैं मौसम के आधार पे। क्लास 9 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बाकी आपके 10th में 3 सीजन है। तो यहाँ पे देखिए ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और इनको क्योंकि थोड़ा सा मोटा ज्वार होता है, मोटा अन्न होता है, तो इसको इंसान ज्यादा प्रेफर नहीं करता। बट आजकल अगर आप देखें तो बहुत ही सारे एडवर्टीजमेंट में न्यूट्रिशन वैल्यूज बताई जाती है, इन चीजों में बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है मोटे अनाज में। तो बुक के अकॉर्डिंग ये जो फसलें होती थी वो पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता था किसानों के द्वारा। बट आजकल ये चीजें बहुत ही महंगे दामों पे इंसानों के खाने के लिए भी बेची जाती हैं। तो वो हर तरह से अपना अपना बिजनेस है, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना है। तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई जाती है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग बस इतना बताया कि ये फसलें उगाई जाती थी पशुओं को चारे के रूप में दी जाने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मौसम आता है जो अक्टूबर दिसंबर का मौसम आता है, उसमें किसान आलू की खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर आलू उगाते हैं, वो और भी फसलें उगाते हैं। इसके बाद आपका आता है सर्दी के मौसम, जो रबी का मौसम है, इसमें खेतों में गेहूं उगाया जाता है। और एक चीज यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट लाइन आ रही है, उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। तो ये जो 2 लाइन है, ये बिल्कुल आपको हेडिंग से कनेक्ट करता है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? इसका मतलब अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तभी तो आप सोचोगे ना उसको बेचने के लिए कहीं। मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्शन इतना है ही नहीं, आपकी पैदावार ज्यादा हुई नहीं, आपकी पैदावार बहुत कम हुई है, तो आप क्या करोगे? पहले तो अपने परिवार के खाने के लिए रखोगे ना। तो यहाँ भी किसान वही करते हैं, पहले देखते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितना पैदावार हुआ है, और उस हिसाब से अपने खाने के लिए, पूरे परिवार के लिए पूरा साल का राशन रख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर हमारी ज्यादा हो गई है तो फिर उसको वो बाजार में बेच देते हैं। कहाँ बेच देते हैं? वो बाजार में। तो पालमपुर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वो कहाँ ये फसलों को बेच रहे हैं? वो बेच रहे हैं रायगंज में। सॉरी, ये थोड़ा सा मैं आपको, तो वो बेचते हैं रायगंज गांव में। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक्स्ट्रा हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर आप इस बारे में नहीं सोच सकते।
कि आप कहीं जाके उसको बेचें। तो सबसे पहले आपको अपने परिवार का देखना हो, और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप उसको बेचते हैं, और इस वजह से जब आप एक्स्ट्रा बेचते हैं तो आपको क्या मिलती है, आपको और ज्यादा इनकम मिलती है, आपको और ज्यादा इनकम मिल जाती है। इसी तरह से भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ही जमीन के टुकड़े में कितनी तरह की फसलें किसानों ने उगाई और किस तरह से पैदावार को बढ़ाया। अब देखते हैं पालनपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां की सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको हर चीज फैसिलिटी मिलेगी तभी तो आप अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। आज चाहे वो पढ़ाई में हो, अगर आपको हर तरह की सुविधा मिले, आपको हर तरह की किताबें मिल जाए, आपको हर तरह के टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, और बार बार जब भी आप पूछो एक्सप्लेन कर दें, आपको हर तरह की फैसिलिटी मिले, लाइट हो आपके घर में अच्छे से प्रॉपर हमेशा, किसी चीज की कमी नहीं हो, तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे से फोकस करके बहुत अच्छा प्रोडक्शन, आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। तो इसी तरह से पालनपुर में भी अगर ये पॉसिबल है कि किसान एक साल में 3 तरह की अलग अलग फसलें पैदा करते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है, और रीजन क्या है कि वहां पे सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। मैंने आपको फर्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया था कि वहां पे बिजली से सिंचाई की पूरी अच्छे से व्यवस्था है। पालनपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुटे हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो यहाँ पे पहले जैसे कि पहले जब बिजली नहीं थी यहाँ पे, तो जो कुएं होते थे उससे सिंचाई की जाती थी, पर उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत मेहनत लग जाती थी। बट जब बिजली आ गई तो लोग जैसे ट्यूबवेल बोलते हैं, समर बोलते हैं, और नलकूपों की वजह से ये फटाफट सिंचाई आराम से अपने खेतों में बिजली की सहायता से, लाइट की सहायता से कर लेते थे। तो इसमें जो कुछ नलकूप की अगर देखा जाए विलेज पालनपुर में, तो यहाँ पे कुछ नलकूप सरकार ने लगाए, यानी सरकारी रूप में। तो इसमें सभी का हक है, सब इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ निजी नलकूप भी, निजी मतलब वही कि कुछ एक दो लोगों ने अपने खुद के नलकूप लगाए हैं और वो आराम से उनको पैसे लेके किसानों को प्रोवाइड करते हैं पानी उससे। तो उनका भी एक तरह से ये इनकम सोर्स बन जाता है। परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो 1970 के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुटे हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो इसी तरह से उसके बाद मैं आपको ये वाला पैरा भी पढ़ देती हूँ। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। और ये सही बात है कि हमारे देश में आज भी जो किसान है वो वर्षा पे ही निर्भर होते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाईलाइट वर्ड्स हैं फटाफट इसको मार्क कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही डेफिनेशन बिल्कुल दी गई है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये लिख दीजिए और बस आपका आंसर तैयार, और इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अगर पूछा जाए कि बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, तो बस सीधे से आंसर देना है कि एक वर्ष में किसी भी एक भूमि पर एक से ज्यादा जब हम फसल उगाते हैं तो उसको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालनपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक रीजन और अच्छे से बता दूं यहाँ पे कि किसान, एक तो पहली बात कि ज्यादा प्रोडक्शन और पैदावार उनको प्राप्त करनी है, तो इस वजह से वो एक ही भूमि में साल में एक ही भूमि में एक से ज्यादा फसल को उगाते हैं, जिसे हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। इसका एक और रीजन हम सोच सकते हैं कि सपोज करिए एक फार्मर ने, किसान ने ऐसे एक ही फसल लगाई पूरे खेत में, समझिए एक फसल लगाई, और जब उसकी कटाई का टाइम आता है तो वो फसल बर्बाद हो गई।
किसी भी रीजन से, सपोज करिए अकाल पड़ गया या बाहर आ गई या फिर उसमें कीड़ा लग गया जिसकी वजह से वो फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, तो आप किसान के पास सोचिए, पूरी साल उसने मेहनत करी और उसके पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं है, बेचना तो बहुत दूर छोड़िए, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बट इसकी जगह अगर किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें या 3 फसल लगा लेता है तो शायद कम से कम, सपोज करिए एक सीजन में ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई या अकाल पड़ गई, कीड़े से फसल बर्बाद हो गई, तो क्या ऐसा तो नहीं ना कि दूसरे सीजन में भी ऐसा ही होगा। तो कम से कम अगर वो 3 फसल लगाता है तो शायद उसके पास कुछ खाने के लिए भी हो और कुछ आगे बेचने के लिए भी हो। तो ये भी एक रीजन है कि बहुविध सत्र प्रणाली को क्यों उपयोग में लाया जाता है। बाकी आइए चर्चा करिए, ये कुछ एक्टिविटीज है, तो ये आपको स्कूल में अगर एक्टिविटीज दी जाती है तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और ये आप कर भी सकते हैं खुद भी चैप्टर से। नाउ थैंक यू एवरीवन, इसके आगे मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी।